आज की क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ प्रश्न को हल करेंगे और इस तरीके से जो थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है उसको दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हम लोग जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड के मैक्रो मॉलिक्यूल हैं इनको सिंपल उनके यूनिट में ब्रेक डाउन करने की क्रिया है ताकि वो आसानी से जाके हमारी आंतों के द्वारा अवशोषित होकर ब्लड में पहुंच सकें और फिर ब्लड से होके पूरे शरीर में उनकी सप्लाई हो सके। तो ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ के कवर कर लिया है। अब उसके कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये पहला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो निम्न में से कौन सा भाग, डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा भाग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राथमिक केंद्र है, प्राइमरी साइट है, यानी मुख्य स्थल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो इसमें ऑप्शन अपना हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी बी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो हम लोगों ने थ्योरी में इसको पढ़ा था कि जो गॉल ब्लैडर है वो पित्तरस को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है। पित्तरस में कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं होता, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। फिर भी जो पित्तरस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मदद से यह जो फैट है उसका इमल्सीकरण करता है, यानी कि फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है ताकि उनका पाचन आसान हो जाए, उन पर लाइपेज की क्रिया हो। तो ये पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, नो, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम होते नहीं इसमें। स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल, तो बाइल को स्टोर करना और उसे थोड़ा गाढ़ा करना। तो ये है, ये जो है लीवर में जो बाइल जूस बन रहा है वो आके यहाँ पर स्टोर होता है और जितना ज़्यादा समय तक रुकेगा उतना ही उसमें जो वाटर की मात्रा है वो कम होती जाएगी, वो एब्जॉर्ब होती जाएगी, तो वो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है इसका बी ऑप्शन सही है, बाकी जो है ऑप्शन इसके सही नहीं है। गॉल ब्लैडर का मुख्य काम है जो पित्त रस है, बाइल है, उसको स्टोर करना और उसे कंसंट्रेट करना। व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इन द स्टमक। स्टमक में प्रोटीन को विखंडित करने में, तोड़ने में कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। तो हम लोग जानते हैं पेप्सिन एंजाइम, जो स्टमक है हमारा, वहाँ पेप्सिन एंजाइम मुख्य प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और अगर वो नवजात शिशु है या छोटा शिशु है जो मिल्क पर फीड कर रहा है तो उसमें रेनिन भी होता है। यहाँ पर नवजात शिशु की बात नहीं हो रही है, कुछ अलग से इस तरीके से लिखा नहीं है और ना ही रेनिन दिया गया है। तो स्टमक में यहाँ पर जो पेप्सिन मुख्य एंजाइम है वो होगा, ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और बाकी दोनों प्रोटीन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज मूव्ड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय रिदमिक मस्कुलर कंट्राक्शन। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन एक रिदमिक कंट्राक्शन का मतलब होता है कि एक निश्चित समयांतराल पर होने वाला संकुचन और शिथिलन। तो रिदमिक कंट्राक्शन का मतलब जो है पेरिस्टालसिस से है। पेरिस्टालसिस आंतों में होती है और उसके द्वारा भोजन आंतों में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित ये प्रश्न है और इसको इसमें जो है अपना ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी, पेरिस्टालसिस के द्वारा भोजन आंत में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में निरंतर आगे बढ़ता है। ये एक रिदमिक मूवमेंट है जिसमें जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके भाग
फूलते और पिचकते हैं, यानी शिथिल होते हैं, फिर संकुचित होते हैं और इस प्रक्रिया से वो आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लीवर इन डाइजेशन। तो निम्न में से कौन सा डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीवर का फंक्शन नहीं है। तो लीवर पित्तरस को बनाता है और पित्तरस फैट के डाइजेशन में काफ़ी मदद करता है। दूसरा, जब स्टमक से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्टमक में भोजन HCl की वजह से एसिडिक होता है। अब जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसे एल्कलाइन बनाना होता है और इस क्रिया में जो हमारा बाइल है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पर देखिए डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीवर का काम नहीं है। प्रोड्यूसिंग बाइल नहीं, बाइल तो प्रोड्यूस करता है, ये तो काम है इसका। स्टोरिंग ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो नुकसानदेह पदार्थ हैं, हार्मफुल पदार्थ हैं, उनको उनका निराविषीकरण करता है, यानी उन्हें न्यूट्रल बना देता है, उनके प्रभाव को ख़त्म कर देता है। इसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी ऐसे टॉक्सिक पदार्थ को चेंज कर देता है ऐसे पदार्थ में जो कि ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। तो ये भी इसका काम है। जो चौथा इसमें ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इसका काम नहीं। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की सेल्स में जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, वहाँ पर बनती है। तो इनका लीवर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए 5वें का डी सही है। अब जो है इसके बाद हम लोग कुछ ट्रू और फॉल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स को देख लीजिए। तो ट्रू और फॉल्स में जो पहला है अपना, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी साइट फॉर केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। बड़ी आंत जो है फूड के डाइजेशन का प्राथमिक केंद्र है। तो बड़ी आंत में भोजन का डाइजेशन नहीं होता, बल्कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे बढ़ता है और वहाँ से मिनरल्स और मोस्ट ऑफ दी वाटर, अधिकांश मात्रा में जो वाटर है उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा जो है अपना ट्रू एंड फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, द पेंक्रियाज प्रोड्यूसेस एंजाइम्स दैट हेल्प डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो पेंक्रियाज जो है ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो तीनों जो मेजर न्यूट्रिएंट हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को पचाता है। बात बिल्कुल सही है। जो पेंक्रियाज हैं उनमें इन तीनों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है ये सही है। तीसरा जो है विलाई एंड माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो विलाई और माइक्रोविलाई जो है वो आंतों में स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग हैं और ये पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये जो है वो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही है। फोर्थ जो है इपीग्लॉटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द ट्रेकिया ड्यूरिंग द swallowing। जो इपीग्लॉटिस है, जो ढक्कन है, और हम लोगों ने अपनी क्लास में जो एनाटॉमी था उसमें देखा था कि किस तरीके से इपीग्लॉटिस वो रेगुलेट करता है कि हमारी ज़रूरत के समय या तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा की ओपनिंग खुली रहेगी या फिर जो ट्रेकिया है, क्योंकि इसके ऊपर का जो भाग है फेरिंग्स का वो कॉमन होता है, वहाँ पर श्वसन की नली और डाइजेस्टिव कैनाल दोनों आके मिलते हैं
तो वो कॉमन है। और यहाँ पर इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ढक्कन एक ही होता है जो इपीग्लॉटिस है। तो इपीग्लॉटिस अगर हम सांस ले रहे हैं तो भोजन की तरफ एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से को बंद कर देता है ताकि उसमें हवा न जाए, हवा का वहाँ कोई काम नहीं है। और जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो जो रेस्पिरेटरी पथ है उसको बंद कर देता है ताकि भोजन के पार्ट के लिए रेस्पिरेटरी पथ में ना पहुँच जाए। तो ज़रूरत के हिसाब से ये काम करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो है, गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड which help to kill bacteria and activate पेप्सिन। तो जो गैस्ट्रिक जूस है स्टमक में उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और यह एसिड बैक्टीरिया को किल करता है, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ जो एंजाइम है उनको एक्टिवेट करता है। तो जो हमारा स्टमक है उसमें कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन है। और अगर शिशु है तो उसमें रेनिन भी होता है। तो पेप्सिन हम लोगों ने पढ़ा था कि पेप्सिन पेप्सिनोजेन के रूप में निकलता है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है और जैसे ही वो HCl के संपर्क में आता है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गैस्ट्रिक जूस इन दी स्टमक, जो गैस्ट्रिक जूस है स्टमक का उसमें HCl होता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, बिल्कुल सही है। ट्रू एंड फॉल्स के रूप में अब ये चीज़ ऑप्शन में भी दी जा सकती है, तो हमें इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट अपना जो है वो थोड़ा सा जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं इनको देखते हैं और इनको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस में लार की क्या भूमिका है, क्या रोल है वो बताना है। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस में लार भोजन को चिकना बनाता है जिससे हम उसे आसानी से निगल सकें। दूसरा, लार में जो डाइसेक्राइड यानी माल्टोज को पचाने वाला एंजाइम है वो है अपना एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज जिसे कहते हैं, या जिसको टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन एंजाइम होता है इसमें और वो जो डाइसेक्राइड है माल्टोज या यूं कह लीजिए स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो स्टार्च को पचाता है ये टाइलिन एंजाइम या सेलेवरी एमाइलेज भी इसको कहा जाता है। तो दूसरी चीज़ जो है ये भोजन में जो थोड़ा सा लाइसोजाइम की प्रॉपर्टी इसमें जो है उसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं इस तरीके के हैं उनको उनकी ग्रोथ को रोकता है, उनको किल भी करता है। तो इस तरीके से ये भोजन को सेफ रखता है, उसको सड़ने से बचाता है। तो ये 3 रोल है, इसकी वजह से भोजन चिकना हो जाता है। मुख की सफाई भी करता है, लार की वजह से जो हमारी मुख गुहा में भोजन के पार्ट के बचे हैं वो सब उसमें लिपट के अंदर चले जाते हैं। तो मुख गुहा की सफाई करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। इसमें उपस्थित टाइलिन एंजाइम जो भोजन की मंड है या स्टार्च है उसको पचाता है। ये सारे काम यहाँ पर ही करता है। दूसरा जो प्रश्न है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। तो ये भी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि डाइजेशन 2 तरीके का होता है, मैकेनिकल डाइजेशन यांत्रिक पाचन जिनमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन दांतों के द्वारा होता है, मुख गुहा में होता है। फिर जब आगे बढ़ता है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट शुरू होती है तो वो भी भोजन को पीसने का काम करती है। तो ये जो काम है भोजन को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ना, उनको पेस्ट के रूप में बना देना, ये कहलाता है मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा भाग है केमिकल डाइजेशन। अब भोजन का स्वरूप बदल गया, वो महीन पाउडर के रूप में हो गया। अब उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, उस पर केमिकल यानी एंजाइम काम करेंगे और वो उसे उसके इकाइयों में तोड़ेंगे। इसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर है।
तो ये बताना है मैकेनिकल डाइजेशन में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। केमिकल डाइजेशन में इस भोजन के टुकड़ों पर एंजाइम जैसे केमिकल के द्वारा पाचन किया जाता है, जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को उनकी इकाइयों में तोड़ देते हैं। तो इन दोनों प्रकार के डाइजेशन को मिला के ही पूरा डाइजेशन संपूर्ण होता है। नेक्स्ट है लिस्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ऑर्डर दैट फूड पासेस थ्रू देम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रमुख भाग हैं उनको हमें बताना है, और इस उनके उस क्रम में बताना है कि भोजन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो कौन सा भाग आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है। तो सबसे पहले बकल कैविटी, मुखगुहा आती है। फेरिंग्स आता है जो गले में होता है। फिर फेरिंग्स जो है गले के ऊपर का ये जो हिस्सा है वो होता है, जहाँ पर गला और मुखगुहा दोनों मिलते हैं, वो भाग है। फिर ओइसोफेगस गले से होकर गुजरता है थोड़ा नीचे से, ओइसोफेगस आता है। ओइसोफेगस के बाद स्टमक आता है, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने 3 भाग बताए थे, ड्यूओडिनम, इलियम और जेजुनम। ड्यूओडिनम, जेजुनम और इलियम। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इस तरीके से ये क्रम है, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज द serial through which food passes throughout the small intestine. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो छोटे में ही जो है अपना ये है, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट डाइजेशन। तो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, इनके डाइजेशन के अंत में क्या बनता है। प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा, अमीनो एसिड बनेगा। प्रोटीन के डाइजेशन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का अंतिम उत्पाद मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड में कई तरीके की शर्कराएं हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो इस तरीके से। और फिर जो लिपिड है, इसके डाइजेशन का जो अंतिम उत्पाद है वो है अपना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये जो है इनके अंतिम उत्पाद हैं, इनके डाइजेशन के फलस्वरूप बनने वाले जो अंतिम प्रोडक्ट है वो ये है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से अंतिम जो बनता है वो है अपना मोनोसेक्राइड्स। प्रोटीन के डाइजेशन से जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो अमीनो एसिड्स हैं, और फैट के डाइजेशन से जो लास्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो है अपना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंट्रीब्यूट टू इट्स फंक्शन इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे जो पोषक तत्व हैं उनके अवशोषण में मदद करती है, ये बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की परत है म्यूकोसा, वो फोल्डेड होती है इन द फॉर्म ऑफ विलाई, और इन विलाई पर अगेन जो उनकी वाल है वो फर्दर फोल्डेड होती है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोविलाई। तो इनकी जो आंतरिक परत है उसमें विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं, और मिलियंस ऑफ होते हैं, यानी कई लाख होते हैं। तो इनकी वजह से जो अंदर का सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से जो भोजन का एब्जॉर्प्शन है वो आसान हो जाता है। तो ये हमें इसमें बताना है कि जो इसकी संरचना है वो एग्जैक्टली फिट फॉर इट्स रोल, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स। मैचिंग के हिसाब से देख लीजिए, मैच करना है माउथ, और दूसरी तरफ दिया है एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो माउथ जो है एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन करता है,
माउथ जो है वो सलाइवा उसमें निकलता है। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे है, इसका हो जाएगा माउथ का बेगिंस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, क्योंकि माउथ में जो लार निकल रहा है उसमें टाइलिन होता है, और टाइलिन एक कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका सी होगा, माउथ एक का सी। फिर दूसरा है अपना स्टमक, तो स्टमक में HCl निकलता है, यहाँ पर देखिए HCl कहाँ है, तो यहाँ पर HCl नहीं दिया है। प्रोड्यूस बाइल, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल को। बेगिंस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ये माउथ एक का हो गया। स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल, गाल ब्लेडर का काम है ये, बाइल को स्टोर करना और कंसंट्रेट करना। सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बेगिंस प्रोटीन डाइजेशन, तो स्टमक से प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट का शुरू हुआ था और उससे जैसे आगे बढ़ा, ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, जैसे स्टमक में आता है तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन के द्वारा शुरू होता है। और अगर वो शिशु है तो उसमें प्रोटीन का डाइजेशन के जो रेनिन है उसके द्वारा शुरू किया जाता है। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, इसका ई हो जाएगा। लीवर, लीवर प्रोड्यूस बाइल, बाइल को उत्पन्न करता है। गाल ब्लेडर स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल, बाइल को स्टोर करता है, कंसंट्रेट करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो यहाँ पर पहला था, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने की फिजियोलॉजी में, जो हम लोगों ने डाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो वो जो है इसमें हम लोगों ने देखा। और इसको एक बार जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है उससे दोहराएंगे, तो बिल्कुल इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं अपने वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही।